नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की, बीजेपी के कांग्रेस पर तंज की। जानेंगे बिहार में आरजेडी की क्यों बढ़ी मुसीबत और राजस्थान कांग्रेस में क्यों उठे बगावती सुर, और आखिर में बात मूडीज के अनुमान से परेशान मोदी सरकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, बोले जरूरतमंदों को सस्ते भोजन देने के लिए लाएंगे इंदिरा रसोई योजना। योजना के तहत जरूरतमंदों को 2 समय का शुद्ध और पौष्टिक भोजन रियायती दरों पर करवाया जाएगा उपलब्ध। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने खाद्य विभाग से वन नेशन वन कार्ड योजना को जल्द लागू करने के दिया आदेश। सीएम भूपेश ने दिया अगस्त तक का समय, मौजूदा हालात के बीच में राशन की बड़ी जरूरत को देखते हुए लिया गया फैसला। हरियाणा में ब्याज छूट योजना का वेब पोर्टल शुरू, अब वेब पोर्टल के जरिए बिना किसी कोलेट्रल के ले सकेंगे लोन, सीएम खट्टर ने की घोषणा। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन 27 जून को स्मॉल बिजनेस डे का करेगा आयोजन। मौजूदा हालात में प्रभावित हुए निर्माता स्टार्टअप्स ले सकेंगे भाग, देश भर के छोटे कारोबारियों को मिलेगी मदद। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर हुआ बंद। सेंसेक्स 1.49% ऊपर 35,430 अंकों पर हुआ बंद। निफ्टी 1.55% ऊपर 10,471 अंकों पर रहा। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के बीच आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मौजूदा स्वास्थ्य परेशानी के साथ पड़ोसी देशों के साथ चल रहे तनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक में आर्थिक मुसीबत को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही मोदी सरकार की कार्यशैली को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सवाल खड़े किए। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। लेकिन उससे पहले आज क्या कुछ खास रहा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के सामने एक साथ कई मुसीबतें खड़ी हैं। स्वास्थ्य मुसीबत दिन ब दिन विकराल रूप धारण कर रही है। अर्थव्यवस्था की सुस्ती से पार पाना मोदी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। आर्थिक मोर्चे पर सरकार को काम करने की जरूरत है और साथ ही लद्दाख में पड़ोसी मुल्क के साथ तल्खियां बढ़ रही हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आज ये सभी मुद्दे छाए रहे, जिन्हें लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए। आपको बता दें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने कहा, भारत आज आर्थिक मुसीबत, स्वास्थ्य परेशानियों, पड़ोसी देश के साथ तनातनी के कारण मुसीबत में है। हर मुसीबत की वजह बीजेपी नीति, एनडीए सरकार का कुप्रबंधन और इसकी गलत नीतियां हैं। मोदी सरकार पर आरोप लगाने के अलावा सोनिया गांधी ने आर्थिक मुसीबत दूर करने के लिए गरीबों, एमएसएमई सेक्टर को बड़े पैमाने पर राजकोषीय प्रोत्साहन देने की सलाह दी है। वहीं इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मोदी सरकार के रवैये को लेकर सवाल खड़े किए। मनमोहन सिंह ने कहा, मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत से निपटने के लिए जिस साहस और प्रयास की आवश्यकता है, उससे स्वास्थ्य मुसीबत का सामना नहीं किया जा रहा। पड़ोसी देश के साथ जारी तल्खियों से अगर भारत दृढ़ता से नहीं निपटता है तो गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पहली बार मोदी सरकार के रवैये को लेकर सवाल खड़े कर रही है। इससे पहले भी कई मौकों पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार से सवाल पूछे हैं, साथ ही जरूरत पड़ने पर सरकार को सलाह देने का काम भी किया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के तल्ख रवैये के बाद मोदी सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करती है या नहीं। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के तेवर अब भी नर्म होने के बजाय तल्ख हो रहे हैं, जिसकी बानगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में देखने को मिली, जिसमें पार्टी के दिग्गजों ने कई मुद्दों को लेकर केंद्र को घेरा और उनकी नीतियों को हालात के लिए जिम्मेदार बताया। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए मीनाक्षी, कांग्रेस ने आज देश के हालात पर जो बातें की, वो सारी बातें कांग्रेस पहले भी कर चुकी है। चाहे आर्थिक संकट से निकलने के लिए सुझावों की बात हो या सरकार के गलत फैसलों की बात हो, कांग्रेस नेताओं ने जो कहा वो पहले भी कहा है, वही आज भी कह रहे हैं वो लोग। लेकिन महज कहने से हालात बदलने वाले नहीं हैं। स्थिति तो तब सुधरेगी जब राजनीतिक हितों से परे उठकर देश हित में फैसले लिए जाएंगे। ये देखकर दुख होता है मीनाक्षी कि देश चारों ओर से मुसीबतों से घिरा हुआ है। इन मुसीबतों के कारण करोड़ों जिंदगियां जो हैं वो दांव पर हैं। लेकिन देश में राजनीति कम नहीं हो रही है, बल्कि एक दूसरे की कमजोरियों से लाभ उठाने का मौका ढूंढा जा रहा है। बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में है तो उसे किसी दूसरे की राय मंजूर ही नहीं है। यह समझना कठिन है मीनाक्षी कि जब सरकार को दूसरे दलों की बातों की उपेक्षा ही करनी है तो फिर सर्वदलीय बैठक जैसे काम क्यों किए जाते हैं। कांग्रेस शुरू से कह रही है कि गरीबों को सीधे नकद मदद जो है वो पहुंचाई जाए, लघु और मध्यम उद्योगों की सहायता की जाए, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर सच
का खुलासा किया जाए, लेकिन सरकार उसकी एक बात भी नहीं मान रही है, उल्टा उसे अतीत की गलतियां याद दिला रही है। अगर इतिहास को दोहराने से वर्तमान सुधर जाता तो फिर चिंता की बात ही क्या थी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए केंद्र सरकार अगर विपक्ष की सही सलाह को मान ले तो इसमें हर्ज क्या है? इससे सरकार का रुतबा कम नहीं हो जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी केवल सरकार की आलोचना करने से आगे बढ़कर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में आना होगा। मीनाक्षी, अपने कार्यकर्ताओं की मदद से जमीनी स्तर पर गरीब जनता की जिस तरह से भी मदद हो सकती है वैसी मदद कांग्रेस को करनी चाहिए। आखिर इस राजनीति में सबसे ऊपर गरीब ही पिसता है, सबसे अधिक गरीब ही पिसता है। लेकिन अभी वक्त राजनीति का नहीं बल्कि देश सेवा का है, जिसके लिए सभी दलों को आगे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भारत के पड़ोसी देश से रिश्ते जितने तल्ख हो रहे हैं उतनी ही तेजी से इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है। विपक्ष जहां पूरी घटना को सत्ता पक्ष की नाकामी बता रहा है, तो वहीं अब बीजेपी ब्रिगेड ने भी विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा है। लद्दाख में जारी तनातनी के बीच देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार मोदी सरकार को घेरा जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने पड़ोसी देश के सामने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी भी आक्रामक है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी को घेरा और पड़ोसी देश के साथ कनेक्शन सामने रखा। आज अपने ट्वीट में जेपी नड्डा ने लिखा, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने पड़ोसी देश की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया, फिर कांग्रेस ने पड़ोसी देश के सामने जमीन आत्मसमर्पण कर दी और जब डोकलाम हुआ तो राहुल गांधी पड़ोसी देश के दूतावास में मुलाकात के लिए गए और अब जब तनाव है तो राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। क्या ये MOU का असर है? आपको बता दें 2008 में ओलंपिक के दौरान जब यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पड़ोसी देश गए थे, तब कांग्रेस पार्टी और CPC के बीच समझौता हुआ था। बीजेपी लगातार इसी को आधार बनाकर कांग्रेस को घेर रही है। इससे पहले सोमवार को जेपी नड्डा ने पूर्व PM मनमोहन सिंह को भी घेरा था और आरोप लगाया था कि यूपीए के कार्यकाल में पड़ोसी देश ने कई बार भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, लेकिन तब की सरकार ने कुछ नहीं किया था। ऐसे में अब बीजेपी के तल्ख तेवर पर कांग्रेस का क्या जवाब आता है, ये देखना होगा। अब लद्दाख पर कब देश की सियासत शांत होती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त बिहार में भी सियासी माहौल गरमाया हुआ है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले विधान परिषद का चुनाव होना है, जिसे लेकर NDA तो अपनी तैयारी में जुटा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में रोजाना एक नया बखेड़ा खड़ा हो रहा है। इस बीच आज RJD के कई दिग्गजों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, जिससे RJD की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अभी तक महागठबंधन के साथ ही RJD को तल्ख तेवर दिखा रहे थे, तो वहीं अब RJD के अपने दिग्गज नेता भी पार्टी को आंख दिखा रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय जनता दल बिखरती नजर आ रही है। RJD के 5 विधान परिषद सदस्य यानी MLC ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इसके अलावा RJD के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। जानकारी के मुताबिक संजय प्रसाद, कमर आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय ने MLC पद से त्यागपत्र दे दिया है। इसकी पुष्टि विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कर दी है। पांचों नेता अब नीतीश कुमार की पार्टी JDU में शामिल होंगे। RJD से नाता तोड़ने वाले सभी विधान परिषद सदस्य लालू प्रसाद यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। ये सभी RJD की मौजूदा वंशवाद की राजनीति और तेजस्वी यादव के नेतृत्व से परेशान थे। दरअसल 6 जुलाई को विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। RJD की ओर से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। RJD के पास मौजूद विधायकों की संख्या के आधार पर 9 में से 3 सीटों पर उसकी जीत पक्की है। ऐसे में तेज प्रताप यादव की भी जीत पक्की है। तेज प्रताप यादव को विधान परिषद भेजे जाने से कई नेता नाराज हैं। इसी नाराजगी की वजह से दिग्गजों ने RJD का साथ छोड़ दिया है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो विधान परिषद चुनाव को लेकर शुरू हुई ये कलह RJD के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि अपने नेताओं के अलावा महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, RLSP जैसे कई सहयोगी भी तेजस्वी के नाम को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में अब RJD कैसे पार्टी को बिखरने से बचाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। चुनाव से पहले RJD में उठे बगावती सुर विधानसभा चुनाव में पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। वहीं फिलहाल नाराजगी के सुर तो राजस्थान कांग्रेस में भी सुनाई दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस के 2 धड़ों में बंटने के आसार नजर आ रहे हैं। डिप्टी CM सचिन पायलट के ताजा बयान को देखें तो ऐसा लग रहा है कि उनकी नाराजगी CM अशोक गहलोत से अभी भी खत्म नहीं हुई है। आखिर क्या है पूरा माजरा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
राजस्थान कांग्रेस के लिए राज्यसभा चुनाव के दौरान भले ही सब कुछ ठीक ठाक रहा हो, विपक्ष की हर चाल को कांग्रेस ने खराब किया हो, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए पार्टी में अंतर्कलह के सुर फिर से बुलंद होने लगे, जिससे पार्टी के दो धड़ों में बंटने के आसार फिलहाल जस के तस बने हुए हैं। दरअसल कुछ महीनों पहले डिप्टी सीएम सचिन पायलट के राजस्थान कांग्रेस से किनारा करने की खबरों ने जोर पकड़ा था। सीएम अशोक गहलोत की कार्यशैली को लेकर भी पायलट लगातार सवाल उठाते रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने बिना नाम लिए अशोक गहलोत पर तंज कसा है। सचिन पायलट ने कहा, राज्यसभा चुनाव के दौरान जिसने जो कहा और कहलवाया गया सब निराधार साबित हुआ, उसका कोई औचित्य नहीं था। मेरा दावा सही साबित हुआ। कांग्रेस पार्टी के विधायकों के 100% वोट राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशियों को मिले। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर विधायकों को खरीदने की साजिश करने का आरोप लगाकर विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी थी। गहलोत ने विधायकों को 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिए जाने तक का दावा किया था, जिसकी जांच एसीबी और फिर एसओजी और अब एटीएस को सौंप दी गई। लेकिन शिकायत करने वाले सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एजेंसियों को अपना बयान अभी तक दर्ज नहीं करवाया है और न ही किसी विधायक ने ऑफर मिलने की बात कही है। अब सचिन पायलट एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत के बयान को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन आलाकमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी थी, जिसके बाद से राजस्थान कांग्रेस में कई बार तल्खियों की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में अब सचिन पायलट के ताजा बयान से सूबे में क्या कुछ हलचल होती है, ये देखना होगा। अब सचिन पायलट की नाराजगी सूबे में क्या नई हलचल मचाती है, ये देखना होगा। वहीं नजरें फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी थी, जहां सीबीएसई बोर्ड की बची हुई परीक्षा को लेकर आज अहम सुनवाई हुई। ये सुनवाई मौजूदा मुसीबत के दौर में परीक्षा न करवाने को लेकर अभिभावकों की तरफ से दाखिल याचिका पर की गई। तो क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुप्रीम सुनवाई में, इस रिपोर्ट में देखिए। बोर्ड की 12वीं की बची हुई परीक्षाएं होंगी या नहीं, इसके जवाब के लिए आज सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी। लगा था कि आज जवाब मिल जाएगा, लेकिन परीक्षा पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। दरअसल मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीएसई की ओर से पेश काउंसिल ने कोर्ट को बताया कि बोर्ड प्रक्रिया में है और जल्द ही इस मामले पर फैसला लिया जाएगा। काउंसिल ने अगली सुनवाई पर कोर्ट को सूचित करने का आश्वासन देते हुए मामले को थोड़े समय के लिए स्थगित करने की मांग की। इस दौरान सीबीएसई और केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा, फैसला एडवांस स्टेज पर है और कल शाम तक बोर्ड बाकी बची परीक्षाओं पर फैसला ले लेगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 25 जून की तारीख मुकर्रर की है। उम्मीद जताई जा रही है कि 25 जून को सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की बची हुई परीक्षाओं पर फैसला सामने आ जाएगा। आपको बता दें, सीबीएसई बोर्ड ने 1 से 15 जुलाई के बीच 12वीं की बची हुई परीक्षाएं करवाने की घोषणा की थी, जिस पर बच्चों के अभिभावकों ने नाराजगी जाहिर की थी और बच्चों के स्वास्थ्य के मद्देनजर परीक्षाएं रद्द करने की मांग की थी। जिसके बाद 17 जून को सीबीएसई बोर्ड ने 23 जून यानी आज तक बाकी बची परीक्षाओं पर फैसला लेने को कहा था। साथ ही परीक्षाएं रद्द करने के बारे में विचार करने को भी कहा था। लेकिन अब सीबीएसई बोर्ड ने कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा है, जिसके बाद छात्रों का इंतजार 2 दिन और बढ़ गया है। और बुलेटिन के आखिर में बात मूडीज के ऐलान से परेशान सरकार की। देश की अर्थव्यवस्था तो पहले ही भगवान भरोसे चल रही थी, लेकिन मौजूदा स्वास्थ्य परेशानी की वजह से अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। इसे फिर से उबारने के लिए राहत पैकेज का ऐलान तो किया गया, लेकिन उसका कुछ खास असर नजर नहीं आया। कारोबारी भी निराश नजर आए। इन सब के बीच अब रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ में गिरावट का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार के चंद फैसलों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था की हालत पहले ही काफी खस्ता हो चुकी थी और अब मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से लगी पूर्णबंदी के बाद अर्थव्यवस्था के पूरी तरह से लौटने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। देश भले ही अनलॉक मोड में आ गया है, लेकिन इसके बावजूद कारोबारी पटरी पर लौटता नहीं दिख रहा। लिहाजा रेटिंग एजेंसियों ने भी मौजूदा साल में जीडीपी ग्रोथ में गिरावट का अनुमान जताया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स ने भारत की रेटिंग घटा दी है। मूडीज ने भारत की अर्थव्यवस्था में साल 2020 में 3.1% गिरावट का अनुमान लगाया है। आपको बता दें कि इससे पहले मूडीज ने अप्रैल महीने में भारत की जीडीपी ग्रोथ में 0.2% की बढ़ोतरी का अनुमान जताया था, लेकिन देश में बढ़ती स्वास्थ्य मुसीबत के मद्देनजर एक बार फिर मूडीज ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। हालांकि 2020 में जीडीपी में गिरावट के बीच भारत के लिए एक राहत की भी खबर है। मूडीज की माने तो 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वापसी करेगी और इस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था 6.9% की दर से बढ़ोतरी कर सकती है। अब भले ही मूडीज ने 2021 में अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान जताया हो, लेकिन अर्थव्यवस्था सुधरेगी या और डूबेगी ये पूरी तरह से मोदी सरकार के उठाए कदमों पर निर्भर करता है। देखना दिलचस्प होगा कि अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए मोदी सरकार आगे क्या कदम उठाती है। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में